देखिए, आज गवर्नमेंट को जो लेटरल एंट्री वाला रोल बैक करना पड़ा, ये इसकी वजह है, दलित बहुजन आबादी की वजह है, संविधान के पैरोकारों की वजह है। 7 अगस्त को एक विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का, इन ब्रेजेंट डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। और मैं समझता हूं पूरे देश में जो उसके बाद ट्रैक्शन हुआ, जो लोगों को एहसास हुआ, आज यानी तारीख आप देख लीजिए, आज की तारीख क्या है। आज की तारीख में ये चिट्ठी आती है, तो ये यहां से यहां तक का सफर सरकार को खत्म करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, और तमाम उन चीजों पर जिस प्रकार से आप संवैधानिक प्रावधानों पर अटैक कर रहे हैं, उसको आप मानसिकता को खारिज करना होगा। अभी भी कृषि और शिक्षा विभाग का आपने एक विज्ञापन निकाला, लेटरल एंट्री जैसा मामला 368 है, एक भी आरक्षित पद नहीं है, बड़े बड़े हरफों में लिखा है, उसकी ओर भी इशारा नेता प्रतिपक्ष ने किया है कि इसे, इस तरह की जो आपकी मानसिकता है, इससे बाज आइए। और इस किताब में जो कुछ है दलित बहुजन आबादी के लिए, SC ST OBC के लिए, अगर आप इसको दरकिनार करेंगे, जन सैलाब उमड़ेगा, संभाल नहीं पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर कार्मिक मंत्री ने UPSC चेयरमैन को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि UPSC ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी करते हुए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली थी। सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासी बवाल मचा। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार आरक्षण पर चोट कर रही है। इतना ही नहीं, NDA के घटक दलों ने भी फैसले की आलोचना की। अब सरकार ने क्यों फैसला वापस लिया, तरह तरह की दलीलें हैं। अब आपको बताते हैं, केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने UPSC चेयरमैन को लिखे पत्र में बताया कि सरकार ने यह फैसला लेटरल एंट्री के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया है। पत्र में कहा गया है कि ज्यादातर लेटरल एंट्री 2014 से पहले की थी। 2014 से पहले होने वाले लेटरल एंट्री में आरक्षण के बारे में कभी सोचा नहीं गया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल PMO को कंट्रोल करती थी। वहीं मोदी सरकार का मानना है कि सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। पत्र में आगे लिखा गया है कि ये पद विशेष हैं, ऐसे में इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इसकी समीक्षा और जरूरत के अनुरूप इसमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस सामाजिक न्याय की ओर है। सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि NDA सरकार ने लेटरल एंट्री को लागू करने के लिए एक पारदर्शी तरीका बनाया है। UPSC के माध्यम से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां की जाएंगी। इस सुधार से प्रशासन में सुधार होगा। भाजपा ने कहा था कि लेटरल एंट्री का प्रस्ताव कांग्रेस शासन में लाया गया था। वहीं मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, सैम पित्रोदा सरीखे लोगों को लेटरल एंट्री के जरिए ही कांग्रेस शासन में सरकार का हिस्सा बनाया गया था। तो अब इस पर यह मामला हुआ है कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव एक पंक्ति में खड़े हो गए। दोनों ने इस लेटरल एंट्री का विरोध किया था, और चिराग का तो सीधा कहना है कि हमने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक के बाद PM मोदी ने हमारी बातों को माना और इस फैसले को वापस ले लिया। तो सबसे पहले कुछ बयान आपको सुनाते हैं। एक तो चिराग पासवान का बयान है और दूसरा तेजस्वी यादव का बयान है। देखिए दोनों किस तरीके से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, यानी दोनों इस मसले पर साथ आ गए हैं। और यही दोनों की बात नहीं है, जीतन राम मांझी भी साथ आए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने भी विरोध किया था। वो सिर्फ और सिर्फ छुआछूत है। ये वो जातियां हैं जिनको समय समय पर गांव से बाहर रखा जाता था, देखना पाप माना जाता था, छूना पाप माना जाता था। ये वो जातियां हैं जो छुआछूत का शिकार रही हैं। ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर के प्रावधानों की संभावना ही नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी उदाहरण हम लोग के सामने है कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है, और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही एक IPS ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने की। तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है?
और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी, उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम किया। समय समय पर मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए ये कड़े फैसले दर्शाते हैं कि विपक्ष जो एक माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहा है, और ये अभी से नहीं, एक लंबे समय से विपक्ष की पूरी राजनीति ही अब सीमित हो गई है इस बात पर आकर कि कैसे हमारी केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ आरक्षण संविधान के नाम पर घेरने का काम किया था, जबकि समय समय पर हमेशा मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को दर्शाने का काम किया, और वो समाज के इन्हीं वर्गों के प्रति है जो आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। ऐसे में विपक्ष जो भ्रम फैलाने का काम करता, पूरा चुनाव इन्होंने इसी झूठ के सहारे लड़ने का काम किया। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। अभी पिछले 2-3 दिन से जब से ये एडवर्टीजमेंट निकला, अभी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और ये लोग बात करते हैं दलितों की, ये लोग बात करते हैं पिछड़ों की। इतना साल हो गया, अगर मंडल कमीशन को किसी ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो वो हमारी आज की मौजूदा सरकार और हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। समय समय पर अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जब जब अन्याय हुआ, एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो या विभिन्न और मुद्दे हो, उसमें अगर किसी सरकार ने मजबूत कदम उठाने का काम किया तो हमारी आज की सरकार ने करने का काम किया। और जो लोग आज एक उंगली हम लोग पर उठाते हैं, अपने ऊपर उठी उंगलियों का जवाब देना। क्यों आपने ऐसी परंपराओं को शुरू किया? क्यों आपने डायरेक्ट नियुक्तियां शुरू कर इसके दरवाजे खोलने का काम किया? और जो लोग चिंता जताते हैं, आप लोगों ने अपने समय रहते हुए क्यों नहीं इस बात को सुनिश्चित किया? भाई, हम लोग की तो सरकार अभी 10 साल से चल रही है। वहां पर अगर कोई सेक्रेटरी जेएस के लेवल पर पहुंचेगा तो उसकी भी एक समय सीमा है। क्यों नहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इन भर्तियों को पूरा किया था, आरक्षण के प्रावधानों को पूरा किया था, उसके अनुसार नियुक्तियां कराई थी, और कराई होती तो आज वो तमाम अधिकारी बड़े पदों पर पहुंचे होते। क्यों नहीं उस वक्त विपक्ष ने ये आपत्ति दर्ज कराई? दिक्कत यही है कि सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म विपक्ष करेगा, अपने विषयों को छुपाएगा और दूसरों पर उंगली उठाएगा। अगर कोई महिला के साथ अत्याचार एनडीए शासित राज्यों में होता है तो विपक्ष सदन नहीं चलने देगा, पर अगर बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। विपक्ष की कोई एक महिला सांसद, कोई एक सांसद मुझे बता दीजिए जिन्होंने इसके ऊपर बोला। टीएमसी जिनकी महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में, आवाज नहीं निकली उनकी, किसी एक सांसद ने इसके ऊपर कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। और बाकी राज्यों में घटी घटनाओं के ऊपर ये लोग सदन नहीं चलने देते। मैं खुद मानता हूं, घटना किसी भी राज्य की हो, किसी भी सरकार की हो, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और उन सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मैं तो हर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता हूं, मणिपुर की घटना हो या जहानाबाद की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, पर मैं बंगाल की घटना पे भी बोलता हूं। क्यों नहीं विपक्ष बोलता इन सारी चीजों के ऊपर? अगर हम लोग सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, अपनी सरकारों को बचाएंगे, दूसरी सरकारों के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो इसी तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ती रहेंगी, असामाजिक तत्व इसी तरीके से घटना को अंजाम देते रहेंगे। और यही इन्होंने इस विषय में भी करने का काम किया। लेटरल एंट्री अपने जमाने की इनको याद नहीं आती, और हमारी सरकार पे तुरंत उंगली उठाने के लिए ये लोग तैयार हो गए। आज हमारी सरकार ने इस विषय को, इस नियुक्ति को रद्द कर पुनः अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता, अपना समर्पण समाज के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के प्रति पुनः दोहराने का काम किया है। मैं इसके लिए अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं और पूरे समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, इसी के साथ एक विषय और जिसकी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जिसके लिए
हमारे सांसद आदरणीय अरुण भारती जी ने जो जानकारी के लिए आप लोगों के साथ ये प्रेस वार्ता भी बुलाई थी, मैं तो बीच में ऐसे ही आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम वर्ग से आने वाले अलग अलग और जानकारी हम लोगों ने दिया। ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये लोग सब लोग जो है टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इनकी सरकार जो है इस तरह का काम किया जा रहा है। आपका सिविल सर्विसेज है, आयोग बना हुआ है, उसके जरिए UPSC है, सब चीज़ है, IAS IPS की बहाली का प्रक्रिया है, उसके थ्रू होता है, परीक्षा होती है, उसमें आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं और ये लोग लेटरल के बहाने जो है आरक्षण को ही खत्म कर देना चाहते हैं। बताइए, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी आरक्षण के IAS और IPS भर्ती हो जाएंगे? यानी ये पूरा जो है संघ के लोगों को जो है भरने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम लोग पूरा कड़ा विरोध करते हैं और दुख की बात है कि ये देखिए, एक बार ही नहीं, सिर्फ लेटरल एंट्री की बात ही नहीं, सिर्फ IAS IPS की नहीं, ये एग्रीकल्चर कृषि विभाग ने जो है ये चिट्ठी निकाली है और इस चिट्ठी में साफ तौर पे देखिए वैकेंसी नोटिफिकेशन यानी एकल पत्र के बहाने जो है इन लोगों ने जो है आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया। इस पर साफ तौर पे लिखा है ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, रिजर्वेशन ऑर्डर्स आर नॉट एप्लीकेबल। ये तो हर जगह, ये हर डिपार्टमेंट में हो रहा है और हमको तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। OBC शिवराज चौहान जो है OBC कैटेगरी से आते हैं, वो खत्म कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पिछड़ा का बेटा बोलते हैं, शिवराज चौहान पिछड़ा का बेटा बोलते हैं और ये हर जगह आरक्षण खत्म किया जा रहा है। ये लोग संघ के इशारे पे काम कर रहे हैं और संघ के लोगों को भरना चाहते हैं इन सब जगहों पर। जितना भी महत्वपूर्ण पद है जहां डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग होता है, वहां ये लोग नहीं चाहते हैं कि कमजोर तबका जो है, जो रिजर्व कैटेगरी में जो लोग आते हैं, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हो, आदिवासी हो, ये लोग जो है अहम पद पर ये लोग बैठे, ये खत्म करने की साजिश है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं? इनके बदौलत सरकार है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं लोग। इन लोगों को तो त्याग दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और मांझी जी क्रीमी लेयर के सपोर्ट करते हैं, क्या बात है? तो आप अपने बेटे को अपने क्यों बैठे? अब बाई इलेक्शन होगा तो फिर उनका परिवार का लोग को लड़ाएंगे चुनाव, आप क्यों नहीं त्याग कर रहे हैं? ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है और इसमें सबसे ज्यादा चेहरा उजागर हुआ है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं? हाँ में हाँ मिला रहे। आज उनके पिताजी होते तो ये ऐसा होने देते, इसका कड़ा विरोध करते। रामविलास पासवान जी ने माइनॉरिटी के सवाल पर इस्तीफा देने का काम किया था। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? खाली मलाई खा रहे हैं सरकार में बैठ करके। बंगला दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा, उसी में ये लोग खुश हैं। घर बर्बाद कर दिया, अब ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, ये लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है, दलित समाज, आदिवासी समाज देख रहे हैं इन नेताओं को और समय पर इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। बात अगर की जाए तो सरकार चल रही है, वही सवाल खड़ा होता है ना, चाहे वक्फ बोर्ड का नीति आया, चाहे SC ST का क्रीमी लेयर की बात आई, चाहे ये एकल वाला आया है और अभी IAS IPS की जो बहाली की जा रही है लेटरल के जरिए, तो ये लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सब चुप्पी साधे में है। और इन लोगों ने बिल का समर्थन किया था वक्फ बोर्ड का। तो ये लोगों का असली चेहरा जो है उजागर हो गया है। ये लोग केवल चाहते हैं कि इनका मलाई सरकार में बैठ के खाते रहो, चाहे हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाए, आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए। एक समय था जब नीतीश जी कहते थे कि सबसे बड़े हिमायती वही हैं, EBC हो, SC ST हो, अति पिछड़ा हो, OBC हो। आज जो भी कुछ हो रहा है तो फिर नीतीश जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजन? नहीं, अब इसके पीछे तो अब क्या बताएं, उन लोगों को अपना बस मलाई खटना है सरकार में। और नीतीश कुमार जी
तो थक चुके हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है, संभल नहीं रहा बिहार। आज ऐसे जगह पे बैठे हैं जो फैसला हम लोगों ने महागठबंधन ने लिया था 75% आरक्षण बढ़ाने का, उसको शेड्यूल लाइन में डालने का, उस पर आज तक चुप है, मुंह में दही जमा के बैठे हुए। तो देश की जनता जो है, बिहार की जनता इन लोगों को माफ नहीं करेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो चिराग, तेजस्वी, नीतीश और मांझी एक साथ आ गए इस फैसले पर और पीएम मोदी को बैकफुट पर आना पड़ा। तो इस बार जो है कोई भी फैसला पीएम मोदी के लिए लेना उतना आसान नहीं रहेगा जितना वो 2014 वाले शासन, 2019 वाले शासन में लेते आ रहे थे। अभी ये उदाहरण, ताजा उदाहरण इसी का, ताजा जो मामला है ये उसी का उदाहरण है। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।